बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद के इससे पहले जो था लेक्चर वो लाजमी सुन लीजिएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आपको पता होंगी तो ये वाला करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उन टर्म्स को मैंने बार बार यहाँ पे यूज़ करना है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो आपको वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेनी चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करना चाहिए। तो जी इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या चीज़ हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और इसके आगे से टाइप्स कितनी हैं और टाइप्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ये वाला वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो आज से पिछले हर पीपीएससी के या एफपीएससी के या इवन सीएसएस के पेपर में लाजमी आता रहा है। और ये वो वाले एल्गोरिदम्स हैं, ये वो वाले टॉपिक हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। और इसको ध्यान से करने का मतलब ये होता है कि आप एक दफ़े इस लेक्चर को सुने, जो चीज़ आपको लगता है कि आपको भूल जाएगी आप उसको पॉज करें और लिख लें अपने पास, ठीक है, और उसके बाद से कंटिन्यू करें। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है ये लाजमी नोट्स बना लें इसके साथ साथ, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का मतलब यही है कि हमारे पास बहुत सारे रैम के अंदर प्रोसेसेस पड़े हुए होते हैं, ठीक है, प्रोसेस पड़े होते हैं हमारे पास रैम के अंदर। अब उसमें से प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू में डालना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। मतलब कहते हैं ना, क्राइटेरिया क्या है कि प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा, वो मेरिट क्या है कि किसी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स डिफरेंट किस्म के मेरिट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के क्राइटेरियाज होते हैं जो क्या काम करते हैं, प्रोसेसेस को रैम से उठा के सीपीयू में डाल देते हैं, ठीक है। अब रैम, और थोड़ी सी ये बात समझ लें कि रेडी क्यू को ही हम लोग रैम बोलते हैं, ठीक है। रेडी क्यू मतलब रैम के अंदर होती है। तो इस तरह की रेडी क्यू होती है, इस तरह समझिए, क्यू मतलब लाइन में लगे हुए होते हैं सारे प्रोसेसेस, ठीक है, P1 P2 P3 P4 अप टू Pn, और ये हमारे पास पड़ा हुआ है CPU। अब बीच में क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस जाएगा। यहाँ पे जिस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रामेटिकली शो करें तो यहाँ पे वो क्राइटेरियाज़ हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, जिनके थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस को कब और कितने टाइम के लिए। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुने कि प्रोसेस 1 को कब और कितने टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा, कब और कितने टाइम के लिए, कितना टाइम, किस टाइम पे वो जाएगा और कितने टाइम के लिए उसको मिलेगा और उसको वापस आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में पढ़ते हैं। ये उसका मेरिट है, क्राइटेरिया है कि किस तरह ये आपस में लिंक करते हैं, ठीक है जी। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रीएम्प्टिव और दूसरे होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, हम लोग इसको अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दी है कि क्राइटेरिया क्या है प्रोसेस को सीपीयू में भेजने के लिए, कब और कितने टाइम के लिए, वो सारे डिपेंड करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पे, ठीक है जी। आगे चलते हैं प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव की तरफ। चलें जी, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव फ़िलहाल ये भूल जाएं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, छोड़ दें। सिर्फ ये समझ लें कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, बस ये समझ लें कि प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि जी आधे रास्ते रोक देना, ठीक, कि प्रोसेस गया सीपीयू के अंदर, हालांकि अभी उसका टाइम रहता है एग्जीक्यूशन का, उसको 5 सेकंड्स चाहिए और अभी सिर्फ 2 सेकंड्स हुए हैं, उठा के उसको बाहर निकाल दो कि बस भाई चलो बाद में आ जाना, फिर अपना टाइम पूरा कर लेना। ये प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि इसको नहीं रोका जाता, प्रोसेस को कहा जाता है कि भाई तुम अपना काम पूरा करो, चाहे 5 सेकंड लो चाहे 10 सेकंड लो, आराम से काम पूरा करो और फिर वापस आ जाना, मतलब बाहर निकल आना सीपीयू से, ठीक है। तो ये जो नॉन प्रीएम्प्टिव होता है इसके अंदर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से नहीं रोका जाता, लेकिन प्रीएम्प्टिव के अंदर उसको एग्जीक्यूशन से या तो रोक दिया जाता है या उसको वापस बुला लिया जाता है। अब करते किस तरह, सिंपल सी बात है, ये देखें, ये है हमारे पास रैम और ये है हमारे पास सीपीयू, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 और ये CPU। अब होगा क्या कि यहाँ से जी गया प्रोग्राम नंबर 1 अंदर। प्रोग्राम नंबर 1 को चाहिए थे 5 सेकंड्स फॉर एग्जीक्यूशन, P2 को चाहिए फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स फॉर एग्जीक्यूशन, P3 को चाहिए 3 सेकंड्स फॉर एग्जीक्यूशन और इसी तरह P4 को भी कोई चाहिए होगा। अब CPU कहता है कि मैं सिर्फ हर प्रोसेस को 2-2 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करूँगा।
तो अगर P1 एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अब भी उसके 3 सेकंड्स रहते हैं, लेकिन 2 सेकंड्स बाद उसको वापस भेज दिया जाएगा कि चलो भाई वापस अगले को भेजो। जब ही P2 अंदर जाएगा तो P2 के हैं ही 2 सेकंड्स, P2 की जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो P2 वापस नहीं जाएगा, P2 वापस आगे चला जाएगा कि मेरी एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी, वो CPU से एग्ज़िट की तरफ निकलेगा। जबकि जो P1 है वो वापस चला जाएगा किसके अंदर, रेडी क्यू के अंदर, वो दोबारा वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, अपनी टर्न का वेट करेगा, फिर अगला आएगा, फिर इस तरह करके ये चलता रहेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को हम नॉन प्रीएम्प्टिव में देखें तो नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या करते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव में कहते हैं अच्छा P1 आ गया, ठीक है जी, P1 को मैं पूरे के पूरे 5 सेकंड 10 सेकंड जितना वो लेता है वो ले, आराम से अपना काम कंप्लीट करे और फिर निकल जाए। फिर अगला आए, इसको 3 सेकंड चाहिए, ठीक है, आ जाओ जी, P2 अपना काम कंप्लीट करके फिर निकलेगा, इसी तरह P3 आएगा, काम करके फिर निकलेगा। नॉन प्रीएम्प्टिव में प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नहीं रोका जाता, जबकि प्रीएम्प्टिव में उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रोका जा सकता है। अब क्यों रोका जा सकता है, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझा देती हूँ, बड़ी इससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए जी, एक है हमारे पास क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम में एक टीचर खड़ा हुआ है और आगे बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 बच्चे, ठीक है। अब हर बच्चे के पास क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं करने के लिए, 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चंस। अब टीचर जाता है स्टूडेंट नंबर 1 के पास। 2 तरीके हैं, या तो टीचर अपना एक स्टैंडर्ड टाइम रख ले या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के नंबर रख लें कि मैं जो हूँ ना एक दफ़ा एक स्टूडेंट को सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछने के अलाउ करूँगी, ठीक। टीचर जाता है स्टूडेंट के पास और वो 5 क्वेश्चंस पूछता है, जैसे वो तीसरे क्वेश्चन पे आता है, 5 क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तीसरे क्वेश्चन पे आता है टीचर उसको प्रीएम्प्ट होके अगले स्टूडेंट के पास चले जाते हैं और उसके 3 क्वेश्चंस वहाँ पे रह जाते हैं, ठीक। 2 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस रह गए। फिर टीचर जहाँ पे आता है, टीचर यहाँ पे आके क्या कहते हैं जी, चलें क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा, जैसे ही वो तीसरा क्वेश्चन पूछने लगेगा टीचर प्रीएम्प्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली प्रीएम्प्ट जो है ना, प्रीएम्प्ट खुद CPU हो रहा होता है, मतलब CPU स्विच कर रहा होता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब समझिए स्विच करना होता है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, ये कुछ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके और कुछ मीनिंग से आपने बस ये बातें याद रख लें जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जिस तरह 3 क्वेश्चंस होगी, ठीक है, फिर प्रीएम्प्ट होके यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे फिर इसी तरह इस तरह। अब जैसे ये 5th स्टूडेंट के पास आएगी तो दोबारा से मुड़ के फिर किधर जाएगी, फर्स्ट स्टूडेंट के पास। तो जब दोबारा से फर्स्ट स्टूडेंट के पास आएगी तो अगेन 2 करते ये हो जाएगा हमारे पास प्रीएम्प्टिव। लेकिन अगर कोई टीचर यहाँ से खड़ा हो और पूछना शुरू करें, 5 क्वेश्चंस पूरे हो गए, ठीक है जी, आपके क्वेश्चन पूरे, फिर अगले के 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, ऐसे करते जब टीचर जाएगा तो वो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ले लें जल्दी से, बहुत आसान सा है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टाइम क्वांटम का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे बार बार यूज़ होना है, इस वजह से उसको यहीं समझ लें। टाइम क्वांटम, जिस तरह एक टीचर का मैंने कहा ना स्टैंडर्ड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं जो वो एक टाइम में लेगा, बिल्कुल इसी तरह CPU भी टाइम क्वांटम उसको दे दिया जाता है कि जी बस सिर्फ तुमने 2 सेकंड एक प्रोसेस को चलाना है, या 3 सेकंड चलाना है, या 3 सेकंड चलाना है। टाइम क्वांटम की वजह से प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। टाइम क्वांटम सब इधर ही यूज़ होते हैं मोस्टली, क्योंकि टाइम क्वांटम का मतलब ये होता है एक लिमिटेड टाइम होता है, इस टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अगर उसको इतना ही टाइम था तो ठीक है, बस वो निकल जाए, एग्ज़िट हो जाए, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर उसका टाइम ज़्यादा है और टाइम क्वांटम 2 है और उसका टाइम 5 है तो उसको वापस रेडी क्यू में भेज दिया जाता है। टाइम क्वांटम इसलिए यूज़ होता है। अब टाइम क्वांटम के फ़ायदे क्या हैं, मतलब हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसका फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे बड़ा फ़ायदा रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया 5 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के पास 5-5 क्वेश्चंस हैं। अगर टीचर हर स्टूडेंट से 5-5 क्वेश्चंस लेना शुरू कर दे तो क्या होता है कि एंड वाले बच्चे की बहुत लेट बारी आती है और हो सकता है क्लास का टाइम ओवर हो जाए तो वो बच्चा बिल्कुल ही रह जाए, उसका एक क्वेश्चन भी ना हो सके। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है कि कुछ प्रोसेसेस ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। अगर कंप्यूटर उनको वो पूरे का पूरा रिक्वायर्ड टाइम दे दे तो वो क्या करते हैं कि फिर वो अगले प्रोसेसेस पढ़े ही रहते हैं और वो या तो वो लैगिंग में चले जाते हैं या वो रह जाते हैं या वो बहुत उनको लेट टाइम मिलता है। तो इस वजह से रिस्पॉन्सिवनेस के फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए टाइम क्वांटम का ये थियरी यूज़ होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है जिसकी वजह से
जिसकी वजह से हम लोग प्रीएम्प्ट करते हैं। एक तो टाइम क्वांटम मैंने आपको बताया है, और दूसरी एक और चीज़ जिसकी वजह से हम लोग प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज़ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का क्या मतलब है कि जिस तरह 5 स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ऊपर से स्टूडेंट आ जाता है जो कि ज़्यादा डिमांडिंग है, मतलब शायद बहुत ज़्यादा नालायक है या उसको ज़्यादा ज़रूरत है टीचर की हेल्प की, तो टीचर की प्रायोरिटी वो 5 स्टूडेंट से हट के उस स्टूडेंट के पास चली जाती है जिसको ज़्यादा ज़रूरत है टीचर की, ठीक है, जिसको ज़्यादा हेल्प चाहिए टीचर की। तो वो क्या करेगा, अपनी प्रायोरिटी वहाँ से 5 से हटा के उस स्टूडेंट के पास लेके आएगा जो अब ऊपर से आया है क्लास में, जो क्लास में था नहीं, ऊपर से आया है और हेल्प मांग रहे हैं कि भाई मुझे ये फ़ौरन एक दो क्वेश्चन हैं प्लीज़। उनके तो फिर भी 5 है ना, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे ये समझा दें। तो फिर उस टाइम पे जो सीपीयू है अपनी प्रायोरिटी चेंज कर देगा, टीचर अपनी प्रायोरिटी चेंज कर देगा और उसको 5 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन लग रहा है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग करते हैं, प्रीएम्प्ट करते हैं किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है जी। मुश्किल नहीं, आसान है, सिर्फ रीजंस आपको पता होने चाहिए। टाइम क्वांटम और प्रायोरिटी, ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग प्रीएम्प्ट करते हैं। और इनका एडवांटेजेस में ये आता है कि रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है सीपीयू के अंदर, कि सीपीयू के अंदर जल्दी से जल्दी हर चीज़ का वो रिस्पॉन्स देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग जल्दी से क्विकली देख लेते हैं इनकी टाइप्स फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ नाम देख लें कि हम लोग कौन कौन से इसके अंदर पढ़ेंगे। एक है जी SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो सबसे थोड़ा टाइम रहता है उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और ये है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा टाइम वाला है उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये उसको बाद में छोड़ देते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो लिख लें बार बार अपने पास, इस पे इम्पॉर्टेंट स्टेरिक्स लगा लें इसके ऊपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और प्रायोरिटी बेस्ड फिर इतना नहीं है, लेकिन राउंड रॉबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउंड रॉबिन लाजमी आपने करना है और बहुत अच्छे से करना है। इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ स्टार्स और इसको मैं कर देती हूँ डबल अंडरलाइन, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग जो नॉन प्रिएम्प्टिव में हम लोग देखेंगे, नॉन प्रिएम्प्टिव हमें करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कंप्लीट में नहीं लिख रही, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका लेक्चर तो तब देख लीजिएगा। अगला है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट। और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास मल्टी लेवल क्यू। और प्योरिटी बेस यहाँ पे भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, ठीक है, नॉन प्रिएम्प्टिव में भी, कि इसमें P1 से P5 तक तो हैं लगे हुए हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेसेस, तो हो सकता है P1 की बारी हो, लेकिन प्रायोरिटी बेस पे हम लोग P5 को पहले बुला लें, ठीक है। लेकिन यही बात है, एग्जीक्यूट कंप्लीट होगा, वो एग्जीक्यूशन के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होगी, एग्जीक्यूट कंप्लीट होगा, ठीक, उसको नहीं रोका जाएगा बीच में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी बारी बारी, आगे लेक्चर्स में देती जाती हूँ, लेकिन राउंड रॉबिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये भी SJF LJF ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें से राउंड रॉबिन SJF और FCFS इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मूव करते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अल्लाह हाफिज़।